चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैंने आपको होमवर्क दिया था और लेक्चर अपलोड कर दिया था, पीडीएफ मैंने दे दिया था। बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना सीख लिया था, पैरामैग्नेट कैसा होता है, डायमैग्नेट कैसा होता है, वो भी हमने देख लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस या तो आ भी सकते हैं या आप कभी आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस हम इसके कंप्लीट कवर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not true about molecular orbital theory. Molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals. Electrons in molecular orbitals are delocalized over the molecule. The bonding molecular orbital has the lower energy than the parent. C is correct. Anti-bonding molecular orbitals are always filled before bonding molecular orbital. कह रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमेशा पहले फिल किया जाता है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? अच्छा, एक बच्चा एक अगर रिदा बेटा आपने एक ऑप्शन ए बता दिया तो उसको मल्टीपल टाइम बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार एक ऑप्शन बता दे। तो ए ऑप्शन जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि बस आपको फंसा दिया, बस कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है उससे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो ये बात सही है, ए बात बिल्कुल सही है। बी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डीलोकलाइज्ड। यस, पूरे मॉलिक्यूल में वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात कही है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो आपको पता भी है कि हैज लोअर एनर्जी। डी वाली बात कह रहा है कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी वाला बाद में फिल होता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है बेटा? करेक्ट, मतलब ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑलवेज फिल्ड बिफोर बॉन्डिंग। ऐसा नहीं होता, पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होता है। अच्छा, ये सवाल है, ये आप लोगों ने होपफुली कल किया होगा, तो इसका मुझे आंसर बता दें। जिस बच्चों ने किया उनके पास इसका आंसर आ जाएगा, वरना मैंने बाकी वो तरीका बताया हुआ था। ये कह रहा है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम कर लेते हैं 10। यहां पर ही बस थोड़ा सा गड़बड़ा गया सवाल। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिहाफ पे जो आपका ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? तो अगर आप गौर करो तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपके निकलेगा 16। 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है बेटा? 2 के बराबर निकलता है। ये मैंने चार्ट बनवाया था ना, चार्ट से आप याद करोगे। ऑक्सीजन में 8 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का जब चंदा बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वो किसके बराबर निकलेगा? 2 के बराबर निकलेगा। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 2। करेक्ट ऑप्शन 2 है। ठीक है जी। तो जो बच्चा 2 के अलावा लगा रहा है तो वो बेटा, किसी बच्चे ने 3 भी बताया है, तो 3 आई डोंट नो उसने किस तरीके से निकाला है, तो गलत निकाला है। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 एमसीक्यू है। अब ये वाला एमसीक्यू नॉर्मली नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ कि अगर आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन नॉर्मली एमसीक्यू नहीं आता कि फिलिंग करो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। लेकिन मैंने सिखाई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से करना, तो आप लोग कर सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, सवाल कह रहा है एन प्लस आयन। ठीक है, एन प्लस आयन मतलब नाइट्रोजन आयन की जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी? व्हाट इज द करेक्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आपने बतानी है एज पर द, जो हमने कल की थी। हमने कल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की थी, अगर आपको याद हो, तो हमने कल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की थी, ऐसे ही था। ये मैं वर्ड से कॉपी करता हूँ तो ये अजीब पावले हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसका स्नैपशॉट लगा देते हैं। तो अब एन प्लस की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो भाई, अगर इसको करने का तरीका कैसा है? एन प्लस का मतलब क्या होगा? एन प्लस आयोन। एन प्लस आयोन का N2 प्लस आयोन, सॉरी नॉट एन प्लस, इसमें ना N2 होगा। N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, तो इसमें हमेशा मॉलिक्यूल की बात की जाती है।
तो N2 प्लस, ये बेसिकली क्या लिखा है मैंने, इसको मैं पेन से भी लिख देता हूँ, ये वर्ड पे सही लिखा हुआ होता है पावर समेत, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये N नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, उसके ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी जो आपने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की थी। अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की कल मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ करवाई थी, यस ये करवाई थी। सिग्मा स्टेरिक वन, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टेरिक वन एस टू, सिग्मा स्टेरिक, यहाँ पर हमने 14 मॉलिक्यूल्स की थी। अगर वो कहे N2 प्लस, तो N2 प्लस का मतलब कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ऑप्शन क्या बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टेरिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टेरिक 2s2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, और पाई 2p x1, पाई 2p x1। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1 अच्छा यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है, सब में टू लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या, 2 4 6 8 10 12 और 13, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बता दें। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें देखिए बी ऑप्शन में क्या मसला है, बी ऑप्शन में मसला क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, कि इन्होंने जो सेम एनर्जी रखी हुई है, नहीं ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ऑप्शन में सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टेरिक 1s है, सिग्मा 2s को गायब कर दिया इन्होंने, सिग्मा 2s को गायब कर दिया। सी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टेरिक 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टेरिक 2s को गायब कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ए भी इनकरेक्ट हो गया, सी भी इनकरेक्ट हो गया। डी को देखें, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टेरिक 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टेरिक 2s है। अब इन्होंने हुंड्स रूल को फॉलो नहीं किया, पाए सिग्मा 2p z जो लगाया इन्होंने, पहली बात तो सिग्मा 2p z नहीं आएगा, पहले कौन सा आता है, पाए आता है। अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो पहले कौन आता है, पाए। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बचा है, लेकिन बी ऑप्शन में थोड़ी सी साइंस है। सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टेरिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s। अब कुछ किताबों में क्या करते हैं, कुछ किताबों में आपको दो स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड क्या मिलता है, कि वो पाए 2p y और पाए 2p z को एक साथ रखते हैं, और सिग्मा 2p x को अलग कर देते हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है। कुछ किताबों में क्या स्टैंडर्ड मिलता है, कुछ किताबों में क्या स्टैंडर्ड मिलता है, यहां पर ये क्या करते हैं, पाए 2p x और पाए 2p y ऑर्बिटल को साथ रख देते हैं, और सिग्मा 2p z को अलग कर देते हैं। तो दो अलग अलग सोर्सेज हैं, दोनों कुछ किताबों में ऐसे मिलता है, कुछ किताबों में ऐसे मिलता है। आपने वो करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये पैटर्न लिखा गया है, एमसीक्यू मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लिया, तभी उसमें इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि बस दो पी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है पाई में। अब वो पी वाई ले लें, पी वाई के साथ पी जेड ले लें, पी एक्स को अलग कर दें, या पी एक्स के साथ पी वाई ले लें, पी जेड को अलग कर दें। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि दो पी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है पाई के फॉर्म में, और एक होता है सिग्मा की फॉर्म में। अब तीन टोटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, किसी भी दो की एनर्जी आप सेम कर दें और थर्ड वाले को सिग्मा बॉन्ड में बना दें। लेकिन लेकिन आपको करना वो है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो आपकी किताब में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपने इसको फॉलो करना है। सिंध में, फेडरल में, पंजाब में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो आपने इस तरीके से करना है। मेरी बात क्लियर हुई है बेटा, मेरी बात क्लियर हुई है, मैंने क्या बोला है।
तो इस एतबार से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इस एतबार से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, मेरी बात क्लियर होगी ना मैंने क्या बोला है? तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये टाइपिंग और मिसिंग मिस प्रिंटिंग है, वरना एंटी बॉन्डिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। अब जनाब ये आगे कह रहे हैं, अगला सवाल, ये कल की लेक्चर के क्वेश्चन है। कल बहुत देर हो गई थी तो वरना कल कराने थे मैंने, और इसलिए मैंने इसको आज करा दिए, कोई टेंशन नहीं है। अब ये अगला कह रहे हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, बल्कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये टोटली आपके होमवर्क वाला सवाल है, टोटली आपके होमवर्क वाला सवाल है। अगर आपने होमवर्क किया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो फिर आप इसका आंसर नहीं बता सकते। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऑक्सीजन की भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, ऑक्सीजन की भी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। आइए ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन जिसने बना ली है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं बनाई भी वो भी बनाना सीख ले। ऑक्सीजन हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, सिग्मा 1s। ठीक है, सिग्मा स्टेरिक 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s2। ठीक है। अब ऑक्सीजन में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैंने कहा था सिग्मा 2p एक्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वो पहले लिखा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 2p एक्स, क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 2p एक्स। देन इसके बाद क्या लिखा जाएगा, पाए 2py, और पाए 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, यहां तक कितने हो गए, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, पाए स्टेरिक 2py, और पाए स्टेरिक 2pz। अब इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जब दोनों की एनर्जी सेम होती है तो हुंड्स रूल कहता है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मेरा बेटा मुझे बताइएगा, ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेट बनेगा, फेरोमैग्नेट बनेगा, या पैरामैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेट बनेगा। मैंने बताया था मैग्नेट का तरीकेकार क्या होता है। मैग्नेट का तरीकेकार ये होता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो वो चीज आपकी पैरामैग्नेट कहलाती है। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की सूरत में है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की सूरत में है तो अच्छा, एक मैंने पाई की जगह पे कहीं सिग्मा लिख दिया है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर की सूरत में होते हैं तो वहां पर वो चीज क्या बन जाती है, डायमैग्नेट बन जाती है। ठीक है, एक जगह मैंने पाई की जगह पे सिग्मा लिख दिया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है, पैरामैग्नेट है। क्या है वो, पैरामैग्नेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला कह रहा है, विच मॉलिक्यूल और आयन हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये देखिए, इसका मेन सवाल जो निकलेगा ना वो बॉन्ड ऑर्डर से निकलेगा। इसका जो मेन सवाल निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर से निकलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको अच्छे से पता होने चाहिए। विच मॉलिक्यूल और आयन हैज द, अच्छा इसका ऑप्शन है हीलियम 2 मॉलिक्यूल। बी ऑप्शन है इसका लिथियम 2 मॉलिक्यूल। सी ऑप्शन है इसका, अभी कैसे निकालेंगे आपको चार्ट याद होना चाहिए, बेरिलियम। और डी ऑप्शन है इसका बेरिलियम का मॉलिक्यूल Be2, बेरिलियम का मॉलिक्यूल, और बोरॉन +2, बोरॉन का मॉलिक्यूल बेरिलियम का मॉलिक्यूल प्लस के साथ।
आइए देखते हैं। सही ऑप्शन लगा, यस। अब जरा पढ़ लेते हैं सबको बारी बारी। अब जरा गौर से देख लेते हैं। हीलियम टू का मतलब क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है टू के बराबर। टू के बराबर तो हीलियम टू में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है सर? चार इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा जीरो। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा बेटा जीरो के बराबर। ये पता है कैसे निकाला जीरो के बराबर? नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं, उससे फॉर्मूला लगाऊं? नहीं सर, खौरी हो जाएगी। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री के बराबर है। थ्री और दो लिथियम का मतलब टोटल छह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो छह इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा सर? सर छह इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वन थ्री फाइव सिक्स, क्यों नजर नहीं आ रहा? बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वन के बराबर। शाबाश। ये एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं ना? एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं बेटा, या नहीं हो रहे? हो रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब टॉपिक समझ में आ गया। अगर टॉपिक समझ में नहीं आता तो एमसीक्यू सर के ऊपर से गुजरते। बेरिलियम प्लस टू, बेरिलियम प्लस टू, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है, यस, क्या होता है? फोर के बराबर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है फोर के बराबर। फोर इंटू टू एट के बराबर हो जाएगा। प्लस का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो सेवन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। सर सेवन इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5। क्या होता है सर? 0.5 होता है। सेवन इलेक्ट्रॉन्स का सर बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5। बोरॉन प्लस टू, आइए देख लेते हैं। बोरॉन प्लस टू, बोरॉन का टॉपिक नंबर क्या होता है? पांच। पांच बोरॉन का टॉपिक नंबर होता है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर निकल गया सर वन के बराबर। गुड। बेरिलियम प्लस टू, मेरे ऑप्शंस क्या है? बीई। बेरिलियम, बेरिलियम का टॉपिक नंबर फोर होता है, थ्री होता है? लिथियम का थ्री होता है, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम का होता है फोर। अच्छा जी। विच मॉलिक्यूल और आइन हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? अब इसके अंदर सवाल में कोई गड़बड़ है कि हीलियम का भी निकाल लिया हमने, जीरो से ही निकाला है। लिथियम का भी निकाला है छः के बराबर। लिथियम का वन हो गया, सिक्स का वन होता है। यस, वन थ्री फाइव सेवन टू सिक्स, सिक्स का क्या होता है? वन होता है। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बेरिलियम टू प्लस, बेरिलियम टू प्लस का मतलब होता है बेरिलियम, टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इंटू चार हो जाएंगे आठ। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे उसमें से तो सात बचेंगे। सेवन का बॉन्ड ऑर्डर हमने 0.5 से ही निकाला है, सेवन का 0.5 होता है। अच्छा जी, लास्ट वन कौन सा है? बोरॉन, बोरॉन के अंदर होते हैं टोटल पांच इलेक्ट्रॉन्स। पांच इंटू पांच क्या हो जाएंगे? दस। दस इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला, बता 0.1 ही निकलता है। 10 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर वन होता है। बेटा प्लस टू नहीं है चंदा, प्लस टू नहीं है वो। इस तरीके से बेरिलियम जो लिखा हुआ है ना, वो प्लस टू नहीं है, वो समझे जरा, इस तरीके से है वो। मैं बता देता हूँ, वो प्लस टू नहीं पढ़ेंगे इसको, आप इसको पढ़ेंगे बेरिलियम का मॉलिक्यूल। ठीक है, वो इसको पढ़ेंगे इस तरीके से आप, बेरिलियम का मॉलिक्यूल Be2, और उसके ऊपर लगा हुआ है प्लस, ये इस तरह लगा हुआ है। चले, इसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर में मेरा ख्याल है बी और सी करेक्ट ऑप्शन है, या कोई ऑप्शन गलत होगा इसमें? बस आपने बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये एमसीक्यू में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन इस तरह का सवाल आता है कि किसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, किसका लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है। मेरा ख्याल है सवाल में हो सकता है या तो लोएस्ट भी पूछा जाए, या तो लोएस्ट पूछा गया होगा। अगर आप इसको लोएस्ट कर देंगे, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर लोएस्ट का पूछेगा, लोएस्ट या हाईएस्ट कुछ पूछेगा, मेरे ख्याल है सवाल में कोई गड़बड़ है। लेकिन सवाल इस तरीके से आता है। ठीक है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अभी सवाल में पूछ रहे हैं भाई, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज डैश। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से आते हैं, ये आप लोग कर लेंगे। कुछ सवाल आता मैं इसी पीडीएफ में पेश कर दूंगा मजीद, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, इसी पीडीएफ में कर दूंगा पेश, तो वो होमवर्क के तौर पे हो जाएंगे।
तो भाई फ्लोरीन का क्या होगा? बस खत्म हो गया एमसीक्यू। फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर होगा सर हमारे पास, टोटल फ्लोरीन, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 × 2 18 हो जाएगा। 18 का बॉन्ड ऑर्डर सर आपने निकालना बिल्कुल सिखाया था। 18 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 1 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, कुछ सवाल मैं इसके यहाँ पोस्ट कर दूंगा, आप लोगों ने उस सवाल से प्रैक्टिस कर लेनी है। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इसी चैप्टर की कोशिश करनी है हमें आज ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाए। जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे अगली क्लास से हम, हो सकता है नए चैप्टर स्टार्ट कर दें, तो अच्छा हो जाएगा। सही है, तो हमारा कोर्स इंशाल्लाह टाइमली अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। फिलहाल अब इसके रिमेनिंग टॉपिक्स पर आते हैं। अब इसके जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो बड़े टॉपिक्स निकल गए हैं, अब इसके छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, तो हम उसको अभी कवर कर लेते हैं थोड़ी सी देर में। वेयर इज दिस चैप्टर? अच्छा, एक टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है बॉन्ड एनर्जी का। एक टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, अब वो बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक हम देख लेते हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ कंपाउंड्स। बेटा मैंने करा तो दिए शेप ऑफ कंपाउंड्स, चंदा मैंने कल ये टॉपिक कराया तो शेप ऑफ कंपाउंड्स का। ये जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, हाइब्रिडाइजेशन बता के उसका शेप बता दोगे। तो ये हमने कल अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी, मेरे ख्याल है कल की क्लास में नहीं थे। ओके बच, ओके भाई। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है इस चैप्टर में बॉन्ड एनर्जी का। व्हाट इज दिस बॉन्ड एनर्जी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्या इसकी चीजें होती है? ठीक है बेटा, 0.5 इज ग्रेटर देन जीरो, मैंने लोएस्ट की बात की थी। ठीक है, रिज्यूम करते हैं अपनी बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो जब बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये दो तरफा एनर्जी होती है, या तो बॉन्ड टूट रहा होता है उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या बॉन्ड की फॉर्मेशन के वक्त जब एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो जो सिंपल एनर्जी का यूनिट होता है वही इसका यूनिट होता है, लाइक किलो जूल्स पर मोल इसका यूनिट होता है। अब इसमें काम की बात क्या है कि वो कौन से फैक्टर्स है जो बॉन्ड एनर्जी पे रिलेट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे इम्पैक्ट करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी इटसेल्फ एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। ये इसकी एक डेफिनेशन है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? amount of energy releases when two atoms combine to form a केमिकल बॉन्ड। दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको भी आप बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और इसी तरह जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको भी आप बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी डेफिनेशन? और एनर्जी रिलीजेस। अच्छा, नॉर्मली केसेस के अंदर आपकी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन उन केसेस के अंदर जब आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो, मॉलिक्यूल क्या हो? अनस्टेबल हो, हाईली एनर्जेटिक हो, अनस्टेबल हो, तो उसके बॉन्ड के टूटने से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। याद रखिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है। जब वो स्टेबल होता है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस।
बट अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल कंडीशन में नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन में है, तो उस मॉलिक्यूल को अगर आप ब्रेक करते हैं या मॉलिक्यूल इटसेल्फ खुद से ब्रेक होता है, तो उसकी ब्रेकिंग के वक्त भी एनर्जी रिलीज होती है। बस आपने फैक्टर ये बनाना है कि स्टेबिलिटी क्या है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इट मीन्स बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब है ब्रेकिंग के टाइम पे बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंडोथर्मिक होगी। अगर स्टेबिलिटी कम है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होते हुए एनर्जी क्या होनी है, रिलीज होनी है। तो ये एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट लिखते हैं हम, जो सिंपल एनर्जी का यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल इसका यूनिट होता है, किलो जूल पर मोल। राइट। फिर आगे बात करें इसके फैक्टर्स की, तो इसके चंद फैक्टर्स होते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। नॉर्मल फैक्टर्स क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काउंट होता है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि दोनों एटम्स क्या है, स्टेबल फॉर्म में मौजूद है, स्ट्रेंथ बॉन्ड की क्या है, ज्यादा है, बॉन्ड तोड़ना क्या है, मुश्किल होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बाद सेकंड इसके पॉइंट क्या होता है कि भाई साइज ऑफ द एटम्स, साइज ऑफ द एटम्स पे भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ द एटम्स के साथ ही हम दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर होंगे, उतनी कम दोनों में अट्रैक्शन या उतनी कम उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लोअर द बॉन्ड एनर्जी, लोअर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। इसी तरह आपका होता है एक बॉन्ड ऑर्डर। यस। अब जरा मुझे बताइए, बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन बनना चाहिए बॉन्ड एनर्जी के साथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन बनना चाहिए। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। तो ये कुछ रिलेशंस आपने याद रखने हैं कि बॉन्ड लेंथ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और बॉन्ड ऑर्डर होता है। दीज आर द सम डिफरेंसेस, सम रिलेशन, सम फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बहुत आला। बेटा बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकालना सिखाया था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि इट इज़ अ कैलकुलेटिव वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। कैसे ऑब्टेन होती है ये, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है माइनस वो इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसको टू से आप डिवाइड करते हैं, तो जो फैक्टर जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, बॉन्ड का ऑर्डर। ठीक है। बेटा मेरी आवाज़ सही आ रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग के साथ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं बॉन्ड एनर्जी की। नॉर्मली ये यही फैक्टर्स बस खाली पूछता है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछता कि भाई फला बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है। कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं है, तभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, वरना इसके न्यूमेरिकल्स होते। एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो ये भी लिख लीजिएगा कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो कोई खास एप्लीकेशन इसकी नहीं है। इसकी एप्लीकेशन है सर, बॉन्ड एनर्जी इज यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर बता सकता है।
बॉन्ड एनर्जी क्या बता सकता है कि इस बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर कितना है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा बॉन्ड में। बॉन्ड एनर्जी आपको ये बता सकती है कि डेल्टा एच, डिफरेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग की जो एनर्जी है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे जो एनर्जी लग रही है और बॉन्ड फॉर्मिंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसके दरमियान बहुत डिफरेंस पाया जाता है, बहुत माइनर से डिफरेंस पाया जाता है। तो आप बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू से इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस। आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, कैलकुलेट से मुराद कोई ये न्यूमेरिकल नहीं है इसका, बस ये इसकी एप्लीकेशन है जो किताब के अंदर लिखी हुई है, वो आपने याद रखनी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है आपने। यस, बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, रिलीज होती है एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड निकालनी है, ये बताता है। सेकेंडली ये आपको क्या बताता है, जो आपका इसकी एप्लीकेशन है, आयनिक करेक्टर कितना है बॉन्ड में, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। So bond energy is used to calculate, is used to estimate the relative strength of bond, ionic character in bond, and last one, estimation of delta H. What is delta H? Estimation of delta H. एक वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ ये समझा जाता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे जो एनर्जी होती है वही बॉन्ड फॉर्मिंग के टाइम पे होती है। ये समझा जाता है, लेकिन इसमें और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस भी पाया जाता है। जब ग्राउंड पर आप ये बॉन्ड फॉर्म करते हो, बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो इसमें जो एनर्जी होती है डेल्टा एच होता है, उसमें वैल्यू में डिफरेंस होता है। थ्योरेटिकली डिफरेंस नहीं होता, बट जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो यहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है। तो डिफरेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जीज, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग की जो एनर्जीज होती हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, ये भी आप क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस पाया जाता है। अच्छा, वैसे कभी भी बॉन्ड एनर्जी वो आपसे नहीं पूछता कि भाई फलां की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, लेकिन मैं कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूँ। मैं हमेशा लिखवाता हूँ कुछ वैल्यूज, वो वैल्यूज कुछ लिखवा देता हूँ जो यूनिवर्स कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब रिपीटेडली वैल्यूज है, किताब के अंदर भी लिखी हुई हैं। तो इसलिए मैं उसको लिखवा देता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी उसने बॉन्ड एनर्जी पूछ लिया तो आपको एक क्लू होगा कि यार हाँ, सर ने लिखवाई थी ऐसी ऐसी, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो मैं कुछ बॉन्ड एनर्जीज लिखवा देता हूँ, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये सवाल कहीं पर आ जाए तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यस बेटा, मैंने दोबारा बताया है, इस चीज को मैं बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था नॉर्मली, नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एटम एनर्जी लगाते हैं। जब एटम एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है। बॉन्ड जब ब्रेक की बात आती है तो बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पर एनर्जी आप लगाते हो, क्योंकि एटम्स तो स्टेबल है। आप उनको ब्रेक करते हो, ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी लगाते हो, तो हम एनर्जी लगाएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये नॉर्मल कंडीशंस में। एक्सेप्शनली क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होती है, जब मॉलिक्यूल आपका क्या हो, अनस्टेबल हो। आ जाए, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बॉन्ड एनर्जीज की जो बड़ी कॉमनली देखी जाती हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इससे सवाल आ जाए, वैसे नॉर्मली नहीं आता, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग लकीर के फकीर ना हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 348 किलो जूल्स पर मोल। ये कार्बन की है। ठीक है। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 614, 614 किलो जूल्स पर मोल। अब इसका कोई मेथड नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास ना कार्बन होगा, ना सिंगल बॉन्ड होगा, ना डबल बॉन्ड होगा, तो आपने कैलकुलेट नहीं करनी, आपने याद करनी है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, 839 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। इसी तरह आप याद कर लें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गई है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी याद कर लें,
कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है 413 किलो जूल्स पर मोल। और लास्ट, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी याद कर लें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, जो किसके बराबर होती है, 436 किलो जूल्स पर मोल के बराबर होती है। अच्छा बेटा, मेरी आवाज में कोई क्या कोई लैगिंग आ रही है? नो, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया सर, ये आपने बताया कि ये बॉन्ड है, यहां पर आपने बॉन्ड लिखे हैं, और सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखा है, बॉन्ड एनर्जी लिखी है, बॉन्ड एनर्जी लिखी है। थर्ड कॉलम में मैं एक और चीज लिख देता हूं, इनकी बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ का भी सवाल कभी नहीं आया जिंदगी में, लेकिन ये कुछ कॉमन वैल्यूज लिख लें कि अगर लर्निंग बेस्ड सवाल, रट्टा बेस्ड सवाल आ गया तो इसमें से आ सकता है। तो आपने यही चंद वैल्यूज याद रखनी, इसके अलावा आपने पूरी किताब को याद नहीं रखना। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 436 होती है बेटे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की 436 होती है। अब कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ लिख रहा हूं मैं, ये पीकोमीटर में लिख रहा हूं। पीकोमीटर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस 12। पीएम मीन्स पीकोमीटर, पीकोमीटर इज एक्सपोनेंट माइनस 12। तो अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो मैं इनकी बॉन्ड लेंथ लिख देता हूँ। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने एंगस्ट्रॉम में भी देखी है। ठीक है। और डबल बॉन्ड की होती है 133 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड की होती है 120 पिकोमीटर। तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ भी लिख देता हूं मैं। ठीक है। बेटा मेरी आवाज सही नहीं आ रही? मुझे तो लग रहा है सही आ रही है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, जिसको आप बोलते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 133 पिकोमीटर एक्सपोनेंट माइनस 12, जिसको आप 1.30 या 1.33 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर होती है, जिसको आप 1.20 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। बेटा पीएम स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर। पीएम स्टैंड्स फॉर पी, जैसे माइक्रो होता है, फिर नैनो होता है, नैनो के बाद बेटा पीको होता है, पीको का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस का 12। तो मैंने एक्सपोनेंट माइनस 12 के साथ एंगस्ट्रॉम में भी लिख दिया। नॉर्मली बॉन्ड लेंथ हमेशा एटॉमिक यूनिट में पढ़ी जाती है, एटॉमिक यूनिट इज एंगस्ट्रॉम, तो मैंने दोनों लिख दिए। किसी भी तरीके से कहीं पूछ लेगा तो आप उसको इजिली टैकल कर सकते हो। राइट। बस ये याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। दैट्स इनफ फॉर लर्निंग। कार्बन कार्बन का केस आपने याद रखना होता है, बॉन्ड लेंथ के अंदर भी, बॉन्ड एनर्जीज के अंदर भी। इसके अलावा आपने सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी। ये इनफ है, और ये इम्पॉसिबल है कि आप याद करो। एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डाइपोल मोमेंट। हाइब्रिडाइजेशन हमने कवर कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने बॉन्ड लेंथ कवर कर लिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ ली, उसके एमसीक्यूज कर लिए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पढ़ लिया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लिए। लास्ट एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हो डाइपोल मोमेंट। बेटा व्हाट हैपेंस फॉर पीएम, पीएम स्टैंड फॉर पीकोमीटर, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं। पीएम स्टैंड्स फॉर पीकोमीटर, जैसे नैनोमीटर होता है एक्सपोनेंशियल माइनस 9, तो पीएम स्टैंड्स फॉर पीकोमीटर एक्सपोनेंशियल माइनस 12। अगर आपको पीकोमीटर इतनी ही तकलीफ दे रहा है तो आप पीकोमीटर हटा के एंगस्ट्रॉम वाली याद कर लें, एंगस्ट्रॉम वाली काफी है। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्यों नहीं है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का? बेटा आपका सवाल नहीं समझा मैं। आपने पता नहीं क्या फारसी लिखने की कोशिश की चंदा। अच्छा जी। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो लिखी है मैंने। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लिखी है 154 पिकोमीटर,
जिसको आप 1.54 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लिखी है 133 पिकोमीटर, जिसको आप 1.33 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की भी लिखी है मैंने, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहा हूँ। वो टॉपिक है आपका डाइपोल मोमेंट। नहीं बेटे, टू टाइम्स नहीं होती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। फिर जब डबल बॉन्ड बनता है तो वो टू टाइम्स नहीं होती। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियस दूर होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा मजीद अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस करीब आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में मजीद करीब आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है एज नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा जनाब। डाइपोल मोमेंट। अभी कहता है कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज सेंटर्स। ये समथिंग लाइक आपका जो आपने पढ़ा था कूलम्स लॉ फिजिक्स के अंदर, ये उससे कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये वेक्टर एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, इसकी जो वो बनती है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बनता है डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज multiply the distance of between two opposite charge centers. So it is a vector quantity। एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है डायपोल मोमेंट की, और ये कुछ सर्टेन चीजों पर डिपेंड करती है। वो क्या चीजें अभी बता देते हैं। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज सेंटर्स। ठीक है, टू अपोजिटली चार्ज सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे, डायपोल मोमेंट। अब इसकी जो वैल्यू होती है डायपोल मोमेंट की, वो डिपेंड करती है किन चीजों के ऊपर, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके मॉलिक्यूल का शेप क्या है। इसी तरह डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस पर भी डिपेंड करती है। इसका जो यूनिट होता है वो माइक्रो कूलम होता है, जो इसका ऐसा यूनिट होता है क्योंकि ये चार्ज फैक्टर है तो इसमें इसका यूनिट होता है एमसी माइक्रो कूलम। या फिर इसको आप डी बाय यूनिट के नाम से भी जानते हो। डी बाय का मतलब क्या होता है, ये मेरा वन नोट पता नहीं पागल हो गया है। यस, डिस्टेंस को बुक में डी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको क्यू इंटू आर भी कर सकते हैं, नो टेंशन। आप इसको क्यू इंटू आर भी कर सकते हैं, आप इसको क्यू इंटू डी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है आपके। अगर इसकी किसी किताब में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किताब में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वही फिजिक्स वाला मसला है। फिजिक्स में कभी डिस्टेंस को एस से भी करते हैं, कभी आर से भी करते हैं, कभी डी से भी कर देते हैं। तो नॉर्मली जो एटम होता है उसको हम कंसीडर करते हैं वो स्फेरिकल है। जब स्फेरिकल है तो उसकी रेडियस की बात करते हैं, और जब भी रेडियस की बात करते हैं तो डिस्टेंस को हम आर लिखते हैं। तो अगर डी लिखा हुआ है तो देयर इज नो इशू, डी से लिख दें, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इट्स एसआई यूनिट, अगर हम बात करें इसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर इसका यूनिट होता है, और कूलम इंटू मीटर के अलावा जो इसका दूसरा यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, डी बाय।
जो उसका दूसरा यूनिट बनता है वो यूनिट क्या बनता है? इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम इन कूलम इनटू मीटर, या फिर हम इसको बोलते हैं डी बाय। और डी बाय के अंदर रिलेशन क्या बनता है, ये वैल्यू पेपर में अक्सर पूछी गई है, अक्सर ये सवाल आया है कि 1 डी बाय इक्वल्स टू हाउ मच कूलम्स। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 3.336 एक्सपोनेंशियल माइनस का 6 माइनस का 30 कूलम इंटू मीटर। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 3.336। नहीं नहीं, डी बाय इज नॉट एन एसआई यूनिट। डी बाय इज नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कूलम इंटू मीटर है, इसको हम डी बाय में रिप्रेजेंट करते हैं। ये और गलत लिखा है इसको हमने। डी बाय इज नॉट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट नहीं है डी बाय, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ये। एसआई यूनिट इसका क्या है, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, इसको डी बाय में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस बेटा मैं इसको एंड करूंगा क्लास को भी। ये मेरा ना वन नोट बहुत ही अजियत दे रहा है, एक काम करते हैं इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसका काम क्या है? सबसे पहले जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है उसका सबसे पहला काम क्या है? ये क्या करता है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। अगर आपके किसी भी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है, तो ये चीज तो क्लियर है, डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है। डाइपोल का मतलब क्या है, दो पोल्स की मूवमेंट, दो पोल्स का हिलना जुलना, मूवमेंट्स उनके दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस है और उनकी इंटेंसिटी है, उसकी डिस्कस करना। तो अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर है तो व्हाट डज इट मीन, कि वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन पोलर। तो या वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन होती है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करना। तो सिंपल सी बात है, अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा कुछ है, डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा कुछ है, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं है। अब वो कितना पोलर है, कितना आयोनिक है, वो सब अभी आपकी बहस नहीं है। अभी हमारी बहस क्या है कि अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, तो व्हाट डज इट मीन, आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा सर, हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। वेयर एज मॉलिक्यूल्स विच हैव सम डाइपोल मोमेंट्स आर पोलर। अगर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो व्हाट डज इट मीन, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, सो इट इज नॉन पोलर। बट क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आने की वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन उसमें देता है, क्लोरीन आपका जो होता है वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को मजीद क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। मेटा डायरेक्टर में से आता है क्लोरीन। तो भैया अगर आप बेंजीन की बात करें, सिंपल बेंजीन की बात करें, अगर बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो C6H6 का आप डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो आएगा जीरो, विच इंडिकेट्स बेंजीन इज नॉन पोलर। बट मेरा बेटा अगर आप, यस वाटर की भी डाइपोल मोमेंट होती है, वाटर की बात करता हूँ मैं भी। बट अगर इसी बेंजीन में एक क्लोरीन जोड़ दें, C6H5Cl कर दे, तो इसकी डाइपोल मोमेंट हो जाती है 1.54 डी बाई के बराबर। इसका मतलब इसमें सम हाउ पोलर करेक्टर आ गया है।
तो ये क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इट मीन्स नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट कुछ भी है, अब कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब स्टडी ऑफ डाइपोल मोमेंट पे जब आप जाते हैं तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन मिलती है। व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी आपने ट्वेल्थ की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन आपने अपने अपने सेंटर्स में कोचिंग्स में पढ़ी होगी। आपको रिकॉल करवाता हूँ, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। आइसोमेरिज्म के अंदर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपने लाजमी सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा होगा। तो सिस और ट्रांस में भी इसकी एप्लीकेशन मिलती है। अगर आप ट्रांस स्ट्रक्चर को देखें, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांस स्ट्रक्चर देखें, ट्रांस को देखें, तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। बट अगर आप सिस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा होता है। तो यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। अच्छा, अच्छा जी, एक सवाल ये पैदा होता है, सर ये डाइपोल मोमेंट आपने जो कैलकुलेट की है C6H6 की, क्लोरोबेंजीन की, बेंजीन की, ये कैसे कैलकुलेट की है। तो याद रखिएगा, बेंजी इसकी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये तो इसका फॉर्मूला है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज और डिस्टेंस का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए, यस बेटा, हॉस्टल रखिए, हॉस्टल रखिए, बता रहा हूँ। ये तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो इसकी वैल्यूज होती है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आपने चार्ज की वैल्यू ये रख दी, डिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से रख दी, तो आपको डायपोल मोमेंट निकल के आ गया। तो इसके पीछे कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, तभी आपके कोर्स के अंदर इसके न्यूमेरिकल भी नहीं दिए हुए। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है डायपोल मोमेंट का, तो वो न्यूमेरिकल की वैल्यू किस तरह आती है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की Q की वैल्यू इतनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इतना है, नाउ कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है। अब वो क्या करेगा, क्यू को आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी ये करेगा, क्यू देगा कूलम्स में, आर देगा मीटर्स में, और आपका जो आंसर आएगा वो कूलम इंटू मीटर में आएगा। बट वो आपसे पूछेगा कि मुझे कूलम इंटू मीटर में ना बताओ, मुझे आंसर बताओ डी बाई के अंदर। राइट, आई रिपीट, आपके पास जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तो वो आपको क्यू की वैल्यू देगा, आपको आर की वैल्यू देगा, और आपसे बोलेगा कि इसका डायपोल मोमेंट बताओ। बट कूलम इंटू मीटर में ना बताना, आप इसको डी बाय में बताना। तो आपके लिए बस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होगी उस न्यूमेरिकल में इसकी कन्वर्जन। ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे चंदा, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी चार्ज की वैल्यू होगी, जो भी डिस्टेंस का वैल्यू होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल डायपोल मोमेंट निकल जाएगी। नॉर्मल केसेस में इसके न्यूमेरिकल नहीं आते। मेरे ख्याल है किताब में एक आधा न्यूमेरिकल इसका दिया हुआ है, सिंपल सिंपल सा न्यूमेरिकल एक आधा दिया हुआ है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है। अब समझाने की बात क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री में अब बेटा इधर फोकस कीजिएगा, एक मिनट इधर फोकस कीजिएगा। ये मैं बना रहा हूँ 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत खुशी खुशी बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल सिर्फ डाइपोल मोमेंट के अंदर इसको देखिएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथीन, पोलर नॉन पोलर क्या होता है, मोहम्मद उमर ये पूछ रहे हैं, बहुत आला, बहुत आला। ये सारी रात गुजर गई, सुबह उठ के पूछ रहे हैं जुलेखा मर्द थी या औरत। हमारे उस्ताद मोहतरम एक लतीफ़ा सुनाया करते थे। तो बेटा पोलर नॉन पोलर, पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए प्लस या माइनस, पोल्स क्रिएट हो। नॉन पोलर का मतलब कोई पोल्स क्रिएट ना हो। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान अगर मॉलिक्यूल बना है तो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान अगर मॉलिक्यूल बना है तो ये नॉन पोलर होगा। बट हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान मॉलिक्यूल बना है तो ये पोलर होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स कम टू माई पॉइंट। 1,2 डाइक्लोरोइथीन, हम 1,2 डाइक्लोरोइथीन की बात करते हैं तो यहां पर एक कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मैंने रखा क्लोरीन, और यहां पर मैंने रखा क्लोरीन, और यहां मैंने रखा हाइड्रोजन। एक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, कार्बन, यहां पर आया हाइड्रोजन,
यहाँ पर आया हाइड्रोजन, यहाँ पर आया क्लोरीन, यहाँ पर आया क्लोरीन। अब ये दोनों बजाहिर 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये कहलाएगा ट्रांस 1,2 आई डाइक्लोरोमीथीन, ये कहलाएगा ट्रांस। ठीक है बेटे। और ये कहलाता है सिस स्ट्रक्चर। एक कहलाता है ट्रांस, एक कहलाता है सिस। यस, एक और बात सकते हैं जो ना ट्रांस होगा जो ना सिस होगा। हम फिलहाल ट्रांस और सिस की बात कर रहे हैं। तो ट्रांस स्ट्रक्चर का जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है तो वो किसके बराबर निकलता है? जीरो के बराबर निकलता है। जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इसका। बट जब सिस स्ट्रक्चर का निकलता है तो वो जीरो के बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। फिलहाल मैं यहां बता रहा हूं, आपने याद नहीं करनी, आपने याद नहीं करनी। तो सर हम इस पॉइंट से क्या सीखें? आप इस पॉइंट से ही सीखेंगे कि भाई अगर आपको 1,2 डाइक्लोरोइथीन दिया जा रहा है और उसके साथ कुछ डाइपोल मोमेंट अटैच किया जा रहा है, तो यू कैन प्रिडिक्ट दैट वेदर दिस इज सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा है कि द डाइपोल मूवमेंट ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथीन इज जीरो, देन प्रिडिक्ट विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज 1,2 डाइक्लोरोइथीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है। प्रिडिक्ट करो कि ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये सिस स्ट्रक्चर होगा, ट्रांस स्ट्रक्चर होगा, दोनों हो सकता है, या ये कोई नहीं होगा। तो सिस स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ट्रांस स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा होता है। सॉरी, आई आई उल्टा बोल दिया मैंने। ट्रांस स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और जो सिस स्ट्रक्चर होता है उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा होता है। सही है जी। ट्रांस आसान लफ्जों में नॉन पोलर होता है और जो सिस स्ट्रक्चर होता है उसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है। वजह क्या है? इसकी सिंपल वजह भी नजर आ रही है कि ट्रांस स्ट्रक्चर में जो पोलैरिटी क्रिएट करने वाले बंदे हैं वो अपोजिट चार्ज, अपोजिट जगह पर मौजूद है, तो कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। अब ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। जब दोनों एक साथ मौजूद हैं तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बल्कि ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। होगा क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ आएगी, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ पुल होंगे, तो इससे क्या होगा? पोलैरिटी क्रिएट होगी। बट ट्रांस स्ट्रक्चर में दोनों ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट साइड पर है, एक ऊपर एक नीचे है। अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। टोटल इंपैक्ट, नेट इंपैक्ट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। नेट इंपैक्ट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपने क्या याद रखना है डाइपोल मोमेंट के लिए? आ जाइए। आपने क्या याद रखना है डाइपोल मोमेंट के लिए? सबसे काम की बात, डाइपोल मोमेंट आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से इजीली क्या कर सकते हो? इजीली आप वहां से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं लास्ट चीज बता रहा हूं जो डाइपोल मोमेंट के हवाले से एक और आती है, रिलेशन बिटवीन, बस ये लास्ट चीज है बेटा, रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब मैं कुछ बातें याद कराऊंगा तो मेरा ख्याल है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कल की क्लास में क्या बम पढ़ा था आप लोगों ने। अगर मैं कहता हूं भैया, अगर मैं कहता हूं मेरी ज्योमेट्री, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं सर ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। आगे मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देता हूं, ये आप लोग बता सकते हैं, ज्योमेट्री को देख के हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। यहां पर मैं इसका एग्जाम्पल भी कर देता हूं और लास्ट में मैं इसकी डाइपोल मोमेंट भी लिख देता हूं। बस ये चार्ट आपने याद कर लिया तो समझे डाइपोल मोमेंट की जिंदगी आसान हो गई। डाइपोल मोमेंट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर्स। कूलम मीटर इनका यूनिट होता है, डी बाय में कन्वर्ट करते हैं, 3.36 एक्सपोनेंशियल माइनस 30 इसका रिलेशन होता है, 1 डी बाय इक्वल्स टू। तो अगर आपका आंसर कूलम मीटर में है, आपने डी बाय में जाना है, तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे 3.36 एक्सपोनेंशियल माइनस 36 से, आपका आंसर डी बाय के अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है भाई? अगर मैं कहता हूँ ज्योमेट्री, अब मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? अगर मैं कहता हूँ मेरी ज्योमेट्री क्या है,
अगर मेरी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, लीनियर ज्योमेट्री मेरा सिस्टम रखता है, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री कब होती है, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अच्छा बेटा, ये स्टार्ट करने से पहले सिस और ट्रांस वाला क्लियर हो गया, पहले मुझे ये बताइए सिस और ट्रांस वाला, कि सर सिस में डाइपोल मोमेंट पाई जाती है। बेटा मल्टीप्लाई तो मैंने चंदा उसका कहा था, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्यू और आर को मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्जन तो आप सिंपल खुद भी कर सकते हैं, बचपन से आप लोग कन्वर्जन करते हुए आ रहे हैं, तो उसमें क्या है। सिस और ट्रांस में रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा कि स्टीशियो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन पाई जाती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ डाइपोल मोमेंट आल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। अगर आपका ट्रांस स्ट्रक्चर होगा जिसमें ऑपोजिट प्लेसेस पे लगे हुए होते हैं, तो उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। और अगर इसका सिस स्ट्रक्चर होगा तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको 1,2 डाइक्लोरोइथीन दिया हुआ है और साथ में उसकी डाइपोल मोमेंट बताई हुई है, तो यू कैन प्रिडिक्ट वेदर इट विल बी द सिस स्ट्रक्चर या इट विल बी द ट्रांस स्ट्रक्चर। डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि ये सिस स्ट्रक्चर होगा या ट्रांस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियर कर लेना, मुझे बता दें। ये क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर आगे चले जाऊंगा। नोइंग द डाइपोल मोमेंट knowing the dipole moment of the given sample of 1,2 dichloroethane, one can predict whether it is cis और ट्रांस। ठीक है, तो आप डाइपोल मोमेंट से सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर सकते हो सिस है या ट्रांस है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, सिस के अंदर डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ट्रांस के अंदर डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यस 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 एग्जैक्टली, ये सिस और ट्रांस तो एग्जैक्टली कार्बन वाले केस में ही होगा। अच्छा जी, अगर आपकी ज्योमेट्री लीनियर है, अगर आपकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, और वो लीनियर ज्योमेट्री किसको फॉलो कर रही है, वो लीनियर ज्योमेट्री फॉलो कर रही है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। एस पी हाइब्रिडाइजेशन को अगर आपकी लीनियर ज्योमेट्री फॉलो कर रही है, तो व्हाट डज इट मीन कि उसकी डाइपोल मोमेंट, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि लीनियर ज्योमेट्री की एग्जांपल क्या होती है। BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बेरिलियम क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड की बात कर लेते हैं, HgCl2 की बात कर लेते हैं। अगर ये लीनियर स्ट्रक्चर है इनका, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। अभी समझते जाइएगा, अभी समझते जाइएगा। अगर यही लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर यही लीनियर स्ट्रक्चर सेम हाइब्रिडाइजेशन में किस में कन्वर्ट हो जाए, बेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, बेंट स्ट्रक्चर में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, सेम है, मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। लाइक मॉलिक्यूल हो गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें लोन पेयर का तस्वुर भी आ जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा SnCl2, टेन क्लोराइड भी हो गया, SnCl2 हो गया, जिसमें बेंट स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। 180 डिग्री से एंगल क्या हो गया, कम हो गया। जब 180 डिग्री से एंगल क्या हो गया, यहां पर आपका एंगल जो है वो है 180 डिग्री, एंगल लाजमी पता होने चाहिए। यहां पे एंगल लेस देन 180 डिग्री हो गया,
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोन पेयर, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन से जो पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट मे नॉट बी जीरो। अभी फिलहाल देखते जाइएगा, आखिर में एक स्टेटमेंट दूंगा जिससे आप डाइपोल मोमेंट को प्रिडिक्ट करना सबसे आसान हो जाएगा। मे नॉट बी जीरो। अब अगर मैं कहता हूं मेरा स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का मतलब सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 120 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा सर? एंगल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कराई थी सर BF3। इसकी एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दी थी सर BH3। इसकी एक और एग्जांपल होती है SO3। और इसकी एक और एग्जांपल होती है AlCl3। ये सब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बेंट बेटा एसपी के अंदर भी हो जाएगा, बेंट एसपी के अंदर भी हो जाएगा। ऑल दो हमने ये वाले स्ट्रक्चर्स देखे नहीं है, लेकिन एसपी के अंदर भी बेंड हो जाएगा ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की पोलैरिटी की वजह से। ठीक है। अभी अभी मैं आपको आखिर में स्टेटमेंट देता हूँ। बेटा मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, फिलहाल मेरी बात समझते रहिएगा। मैंने भी इस बात पे खड़े हो जाए कि ट्राइगोनल की बात करता हूँ। जो ट्राइगोनल नॉर्मल होता है, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 डिग्री एंगल होता है, ये उसकी एग्जांपल होती है। तो यहां पर भी जो डाइपोल मोमेंट होगी चंदा, वो किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। बट अगर इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर आ जाता है, अगर इसी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई क्या आ जाता है बेटा? लोन पेयर आ जाता है। तो लोन पेयर के आने की वजह से, लोन पेयर के आने की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। और स्ट्रक्चर बेंड होता है, साथ साथ उसमें एंगल जो होता है वो लेस देन 120 डिग्री होता है। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या रहती है? सेम रहती है। और उसका नाम भी आप क्या पढ़ते हो? एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हो। कि ट्राइगोनल था, अब वो क्या हो गया? बेंट हो गया ड्यू टू द लोन पेयर। किसकी वजह से बेंट हो गया? लोन पेयर की वजह से, जिसकी मिसाल ही मैंने आपको कराई थी सर। NH3 इसकी मिसाल थी। NH3 में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर था, जिसने आके हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक दूसरे के करीब कर दिया था। NH3 के अलावा NF3, ये भी मैंने होमवर्क दिया था, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर। NF3 के अलावा PH3, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, फॉस्फोरस का लोन पेयर। तो इस लोन पेयर के आने की वजह से जब स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ, तो स्ट्रक्चर चेंज होने से जो डाइपोल मोमेंट होती है वो आपकी जीरो नहीं होती। इसको आप बोलते हो कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी जीरो। यहां पे कुछ ना कुछ पोल्स क्रिएट होंगे। बेटा ये एसपी, यस यस यस, ये sp3 वाले स्ट्रक्चर है, सॉरी। ये sp3 वाले स्ट्रक्चर है, माय बैड, ये sp3 वाले स्ट्रक्चर है। NH3 में sp3 होती है। यस माय बैड, क्लास ऑफ कहाँ से हो गई? इसका मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, sp2 के अंदर बेंट स्ट्रक्चर आ रहा था, मुझे उसको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, मेरे खुद जहन से निकल गया। कल मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाया भी था, वो स्ट्रक्चर याद हो? दिस वन ये रहा, CO3-2। ये CO3 कार्बोनेट मैंने कराया था। ये रहा SO2। SO2 आपको याद है? SO2 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। बेटा वाटर भी sp3 स्ट्रक्चर बनाता है ना, वाटर भी क्या बनाता है? sp3 बनाता है। सही है। तो बेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो बेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वो क्या होगा? ये कैन नॉट बी जीरो होगी। अब एक और रेगुलर स्ट्रक्चर कौन सा होता है sp3 के लिए? जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। वो होता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है सर? sp3। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, 109.5 डिग्री या 109.28 डिग्री, सिमिलर कहानी है। इसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी कि सर CH4 इसकी मिसाल है, C2H6 इसकी मिसाल है। अब ये रेगुलर शेप है। जब ये रेगुलर शेप है तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट क्या होती है सर? जीरो के बराबर होती है। लेकिन जब इसमें लोन पेयर आता है,
जब एक लोन पेयर आता है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बन जाता है, पैरामिडल बन जाता है। जब एक लोन पेयर आता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, पैरामिडल बन जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है। इसकी एंगल क्या हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। NH3 इसकी मिसाल है, NH3 इसकी मिसाल है। यहां पर हाइब्रिड जो डायपोल मोमेंट होगी वो कैन नॉट बी जीरो होगी, वो कैन नॉट बी जीरो होगी। अगर दो लोन पेयर आते हैं तो बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाता है। और इसकी मिसाल है H2O, H2S। यहां पर जो डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाती है, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती। तो मेरा बेटा समझाने वाला फैक्टर क्या है, आपको समझाने वाला फैक्टर ये है कि अगर अगर विदाउट एनी लोन पेयर रेगुलर स्ट्रक्चर आएगा, विदाउट एनी लोन पेयर रेगुलर स्ट्रक्चर आएगा, जिसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये विदाउट एनी लोन पेयर रेगुलर स्ट्रक्चर है। विदाउट लोन पेयर ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। तो विदाउट एनी लोन पेयर रेगुलर स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये बेटा कंक्लूजन है। तो रेगुलर स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा हमेशा किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टिसिपेशन ऑफ एनी लोन पेयर है, किसी भी लोन पेयर की पार्टिसिपेशन है, जैसे मैंने बेंट स्ट्रक्चर में की है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर के केस में आपका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर से आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेगुलर नहीं रहेगा, आपका स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा, पैरामिडल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये बेटा आपने ये आपने याद रखना है। अब रेगुलर स्ट्रक्चर आपने कौन कौन से पढ़े, सर रेगुलर स्ट्रक्चर आपने पढ़े लीनियर, लीनियर के बाद पढ़े ट्राइगोनल, ट्राइगोनल के बाद पढ़े टेट्राहेड्रल। इस केस में कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो के अलावा नहीं हो सकता, जीरो होगा हमेशा। ये बात बेटा याद रखे कि रेगुलर स्ट्रक्चर, लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। इन केस ऑफ एनी लोन पेयर, अब वो ट्राइगोनल के अंदर लोन पेयर आ जाए, एसपी के अंदर आ जाए, sp2 के अंदर आ जाए, sp3 के अंदर आ जाए, रेगुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ बैंड, कुछ ना कुछ कर्व, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बदलेगा। तो उस केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो के अलावा होगा। ये बात क्लियर हुई? क्लियर है बेटा ये? तो हमने आखिर में इसको याद कर लेना है, सही है। तो अब यहाँ पर आके हमारा चैप्टर जो होता है वो कम्प्लीटली एंड हो जाता है, डायपोल मोमेंट समेत हमने इसको कम्प्लीटली एंड कर लिया है। और इसके न्यूमेरिकल, इसके जो क्या नाम है एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपके हमेशा की तरह आपके पोर्टल पे अपलोडेड हैं, उसको ज़रा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एमसीक्यूज को। फिर हम इंशाल्लाह उस एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर, और वहाँ पर हम उसको पढ़ लेंगे एमसीक्यूज को, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह देखते हैं हम क्या करें।